ठीक है, करके दिखा सकता, खोल के खा के दिखा सकता तो वो भी कर लेता। सारी एक जैसी हैं, 3 4 5 ये सब एक जैसी, समझ रहे हैं ना आप? अब इनमें से किसी एक को चुनने का तरीका, चाहे इसे चुनो चाहे इसे चुनो, ये सब एक है। तो अब आपको अगर भाई ये कोई चॉइस दे दे कि एक उठा लो, तो आप क्या करोगे? चुनोगे? नहीं, कोई भी उठा लोगे, आपको पता है सब एक जैसी है। अच्छा, किसी ने कहा नहीं नहीं चलो दो उठा लो, ठीक है, तो ये दो उठाओगे या ये दो उठाओगे या ये दो उठाओगे, आपको पता है सब एक जैसी हैं, तो आप दो को चुनने का भी एक ही तरीका दिमाग कहेगा और एक को चुनने का भी एक ही तरीका कहेगा कि कोई सी भी दो उठा ले, कोई सी भी तीन उठा ले। कोई सी भी तीन का मतलब होता है एक ही बात है, दिस थ्री और दैट थ्री मेक्स नो डिफरेंस। तो जब डिफरेंस ही क्रिएट नहीं हो रहा तो हमारा दिमाग हमें क्या कहेगा? एक ही तरीका है। और ये बात अगर आपको स्ट्राइक करेगी कि अलग चीजों में, सिमिलर चीजों में, आइडेंटिकल चीजों में एक चीज को या दो चीज को या तीन चीज को या पांच चीज को चुनने का एक ही तरीका होता है, तो बस आपको सब समझ में आ गया। कैसे? जरा देखिएगा। अगर किसी ने कहा इनमें से एक एप्पल चुनिए, हमें पता है अगर बाय द डिस्टिंक्ट होते तो 5C1 होता, लेकिन यहाँ 5C1 नहीं है क्योंकि 5C1 होने का मतलब होता है पांचों डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं ये लें कि ये लें। वहां हमारा दिमाग काम कर रहा है, तर्क के साथ काम कर रहा है, आर्ग्यूमेंट्स के साथ काम कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे यार एक ही बात है, माने एक ही वे है भाई। हाँ, 5C1 काम नहीं करेगा। अगर भाई आपको समझ में आया तो दो एप्पल को चुनने के लिए भी 5C2 काम नहीं करेगा, एक ही रास्ता होगा। और अगर भाई तीन को चुनना हो जाए तो तब भी एक ही तरीका होगा, ध्यान रखना। चार को चुनना हो तब भी एक ही तरीका होगा, ओके, और पांचों चुनने हैं तब भी एक ही तरीका है। तो अलग चीजों में ओनली वन वे, बहुत सिंपल है। ठीक, और होकर कुछ नहीं चुनना हो तो, हाँ कुछ नहीं चुनना हो तब भी एक ही रास्ता, छोड़ के खड़ा हो जा। ओके, माने अगर बाय द वे यहां से यहां तक की बात की जाए तो हम कहेंगे सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन। ठीक है, और अगर बाय द वे उसमें नथिंग भी जोड़ दिया जाए तो ये दोनों मिलकर के, ये और ये मिलकर के माने टोटल कितने केस हो जाएंगे? तब हम कहेंगे सिलेक्टिंग और नॉट सिलेक्टिंग, सिलेक्टिंग और नॉट सिलेक्टिंग। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं सिलेक्टिंग और नॉट सिलेक्टिंग। चुनना नहीं चुनना, लेना नहीं लेने के टोटल वेज कितने हैं? लेने ना लेने के टोटल वेज इज टोटल कॉम्बिनेशन। तो अगर किसी ने पूछा टोटल कितने पॉसिबल सिलेक्शन है, तो हमारी जवाब होगा टोटल पॉसिबल सिलेक्शन इज इक्वल टू 6, 5 + 1। ये 5 कौन? लेने के, कम से कम एक के, और ये +1 कौन? नहीं लेने के। ओके, ये +1 इस वाला, हाँ ये वाला। ओके, तो 6 नहीं बोलते, तब 5 + 1 बोलते हैं ताकि क्लैरिटी रहे कंसेप्चुअली। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा छोटा सा कंसेप्ट जो मुझे आपसे बात करनी थी जिसपे, राइट है। अब चलते हैं अपन लोग इसके आगे। इसके आगे क्या? केस 2 के अंदर हम लोग जब बात करते हैं इंक्लूडिंग नथिंग वाला केस, माने चुनना नहीं चुनना, ठीक है, माने इंक्लूडिंग नथिंग, तो अब हमारा आंसर होगा सिमिलर थिंग्स को देख करके, अगर n सिमिलर थिंग्स होती तो हमारा आंसर होता है n+1। कितना? n+1, जिसमें +1 क्या चीज है? नहीं लेने का तरीका, और ये n क्या चीज है? एटलीस्ट वन को लेने का तरीका। कौन सा एटलीस्ट वन? दिस इज बेसिकली वन, एक चीज को चुनने का तरीका एक, दो को चुनने का तरीका एक, या तीन को चुनने का तरीका एक, चार को चुनने का तरीका एक, डैश +1। ये अपने आप में n चीजें हैं। ये वन क्या है? जब आपने एक भी नहीं चुना, जीरो सेलेक्ट करा। ये वन क्या है? जब आपने एक को सेलेक्ट करा। ये वन क्या है? जब आपने दो को सिलेक्ट करा। ये क्या है? जब आपने तीन को सिलेक्ट करा, जब आपने n के n को सिलेक्ट कर लिया। और +1 क्या चीज है? +1 है जब आपने कुछ सिलेक्ट नहीं करा। ओह मेरे से तो गलती हो गई, ओके ओके ओके, जीरो तो हमने यहां दे दिया, कैसे कैसे कैसे? देखो ये है जीरो सिलेक्ट, ओहो मुझसे भी गलती हो गई। हाँ, ये है एक चीज को सिलेक्ट करने का, ये दो को, ये तीन को, ये तीन को, ये चार को, और ये n को सिलेक्ट करने का। और ये पीछे वाला +1 क्या है? जब मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करा। तो टोटल वेज हो गया n+1। अच्छा, अगर बाय द वे किसी ने सपोज करो मुझे ऐसा ना पूछ करके ये पूछा होता कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग फ्रॉम 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 एन सिमिलर थिंग्स। ओके, तो मेरे दिमाग में आएगा जब मैं एक सिलेक्ट करूं या दो सिलेक्ट करूं या तीन सिलेक्ट करूं, ठीक है, या फिर मैं चार सिलेक्ट करूं, या फिर मैं डैश एन के एन सिलेक्ट कर लूं, तो मुझे पता है सिमिलर होने पे सबका एक ही तरीका। याद आया? और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जिस दिन मैं काउंट कर लूंगा देन द आंसर विल बी एन। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं।
अगर भाई आप इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए मेरे पास में 3 ए हैं, ठीक है, ए तीनों एक जैसे हैं। इसके कितने सिलेक्शन हो सकते हैं? इसके 4 सिलेक्शन हो सकते हैं। कौन कौन से 4 सर? ये 4 सिलेक्शन हो सकते हैं। हो सकता है मैं एक भी ए ना चुनूं, या मैं एक ए चुन लूं, या मैं इनमें से कोई 2 ए चुन लूं, या तीनों ए चुन लूं। कोई भी एक ए को चुनने का तरीका एक, इनमें से कोई 2 ए को चुनने का तरीका भी एक, इनमें से तीनों ए को उठाने का तरीका भी एक, और नहीं चुनने का तरीका भी एक। अच्छा, टोटल कितने वेज हो गए? टोटल सिलेक्शन हो गए 4 वेज, ठीक है। बेसिकली इट इज नथिंग बट 3+1। ए 3 है ना, तो n बराबर 3 हो गया। तो 3+1, और +1 किसका? नहीं चुनने का। मैंने कहा था धीरे धीरे आपके दिमाग में जमना चालू हो जाएगा विद क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे चलेंगे धीरे धीरे, लेकिन पहले एक बार सारी चीजों को जरा संभाल लेते हैं। देखो, अब मैं 1 और 2 को मिला के केसेस भी बना सकता हूँ। जैसे कैसे? मैंने सीखा कि n सिमिलर चीजें होती हैं तो उनमें से टोटल सिलेक्शन होते हैं n+1। टोटल सिलेक्शन, चुनना नहीं चुनना, चुनने के तरीके n, एक कम से कम एक को चुनने का तरीका n, और +1 नहीं चुनने का तरीका। अगर किसी ने मुझे कहा p सिमिलर थिंग्स हैं, सिमिलर, ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है? देन द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग, कम से कम एक को चुनने का तरीका। तो पहली बात, p को लेना है नहीं लेना पता नहीं भाई, q को लेना है नहीं लेना है पता नहीं, r को लेना है नहीं लेना है पता नहीं, लेकिन तीनों में से कम किसी एक को तो लेना है, किसी एक को तो, ठीक है। तो कैसे तरीका करेंगे? हम क्या करेंगे, हमें p को लेने और ना लेने के p+1 तरीके, p n सिमिलर थिंग्स को लेने या नहीं लेने के, माने सिलेक्टिंग और नॉट सिलेक्टिंग के टोटल वेज इज n+1। तो p चीजें हैं तो टोटल वेज p+1, q के टोटल वेज q+1, r के टोटल वेज r+1। तो मैं क्या करूंगा, मैं p को लेने नहीं लेने के p+1 तरीके, q को लेने नहीं लेने के q+1 तरीके, r को लेने नहीं लेने के r+1 तरीके, और इनमें +1 माने मैंने जब p नहीं लिया ये +1, जब मैंने q भी नहीं लिया ये वाला +1, जब मैंने r भी नहीं लिया। हो सकता है बाई चांस तीनों का एक केस ऐसा भी हो सकता है जब मैंने तीनों नहीं लिए, तो क्या होगा, मेरे हाथ से तीनों छूट जाएंगे, जबकि क्वेश्चन वाले ने कहा कम से कम एक तो लाना ही लाना। तो वो जो एक तरीका है वो एक केस में माइनस कर देता हूं। ये वो है, ये वो केस व्हेन वी सिलेक्टेड नन ऑफ P, Q और R टाइप, जब हमने इनमें से किसी को भी नहीं चुना। ओके, ऐसा भी होता है। हाँ, आगे सुनिएगा और भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ठीक है। उम्मीद है ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्लिक करेगा। अब अपन चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। 10 बल्ब हैं, हर कोई अपने आप में इंडिपेंडेंटली जल सकता है। कितने तरीके से रूम में रोशनी की जा सकती है? ओके, ये 10 बल्ब हैं। देखिए, रोशनी तो एक बल्ब के जलने से भी हो जाती है। अगर सारे बल्ब नहीं जल रहे तो रोशनी नहीं होगी। तो एक बल्ब के जलने के तरीके 10C1, फिर 10 में से कोई भी एक बटन चुनो, ऑन कर दो, या 2 भी जलाओगे तब भी रोशनी होगी, इल्यूमिनेट होगा। 10 में से 3 चुनोगे तब भी इल्यूमिनेट होगा, और 10 के 10 चुन लोगे तब भी इल्यूमिनेट होगा। फाइनली आंसर हो जाएगा 2⁻10⁻1। कौन सा -1? 10C01। तो उम्मीद है अगर भाई तो किसी ने तरीके पूछे तो हमारे को पता होगा कि हमारे टोटल वेज होंगे वो 2⁻10 बोले तो 2⁻10⁻1 हो गया। इतने तरीके से रोशनी की जा सकती है ना। ये तो वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर, मतलब अगले क्वेश्चन के ऊपर। मैंने कहा था जैसे जैसे क्वेश्चन में आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको अपने आप अपने रास्ते खुलते हुए दिख जाएंगे। देखिए, पहला तरह का क्वेश्चन समझिए। जब मैं AQ बोल रहा हूँ तो इसका मतलब 3 अलाइक है। जब मैं B² बोल रहा हूँ तो इसका मतलब 2 अलाइक भी है। अलाइक n और n+1 आर फंडा। देन टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग। एटलीस्ट वन थिंग उसने ये क्लियर नहीं किया, A को चुनना है या B को चुनना है, लेकिन किसी को तो चुनना है। अच्छा, अगर 3 अलाइक ए हैं तो उनको चुनने और नहीं चुनने के टोटल वेज 3, याद है। n अगर अलाइक n सिमिलर थिंग्स होती हैं तो उनको चुनने के टोटल तरीके n, और +1 नहीं चुनने के तरीके। तो 3 अलाइक ए हैं तो उनको चुनने के टोटल तरीके 3, और +1 नहीं चुनने का तरीका, जब हमने A नहीं चुना। टोटल तरीके चुनने और नहीं चुनने के, सिलेक्टिंग और नॉट सिलेक्टिंग के टोटल नंबर ऑफ वेज 3+1। 2 अलाइक भी हैं तो उनको चुनने नहीं चुनने के टोटल तरीके 2+1। इसमें पीछे जो +1 है ये आप समझने लग गए होंगे कि +1 का मतलब जब हमने A नहीं चुना, इस +1 का मतलब ये B नहीं चुना। लेकिन बाई चांस अगर ये भी नहीं चुना, फिर ये भी नहीं चुना, तो फिर कुछ नहीं चुना, ऐसा भी तो एक केस हो सकता है। उस एक केस को माइनस कर दीजिए। बहुत सिंपल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है 5 अलाइक हैं, 4 अलाइक भी हैं, 3 अलाइक ऑरेंज है।
कहता है टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग। क्या ए चाहिए, बी चाहिए, ओ चाहिए, कुछ बताएं, कम से कम एक चाहिए। ओके, 5 अलग के टोटल वेज 5 + 1, जिसमें +1 क्या है, नहीं चुनना, ए नहीं चुना। 4 अलग बी के टोटल वेज 4 + 1, जिसमें हमने +1 बी नहीं चुना। 3 + 1 जिसमें हमने ओ भी नहीं चुना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के +1 काम कर जाए, ठीक है, माने ए भी नहीं चुना, बी भी नहीं चुना, ओ भी नहीं चुना, तो हमने कुछ भी नहीं चुना, तो वो वाला एक केस हटा देता, तो एटलीस्ट वन थिंग तो हमने चुनी ली, कोई सी भी, चाहे वो ए हो, बी हो, ओ हो। अगर आपका आंसर मिल गया, डन डन डन। ठीक है, एक और तरीके पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज मार दिया किसी ने। 5 अलाइक हैं, 5 अलाइक ए दे रखे हैं, ठीक है, 4 अलाइक बी दे रखे हैं, उम्मीद है पकड़ में आ गया, और 3 अलाइक ओ दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, कहता है कि कम से कम एक ए तो चुन के लाओ। अब उसने खुल के बोला ए तो चुनना ही, तो एक को 5 अलाइक हैं, तो उसको चुनने के तरीके, कम से कम एक को चुनने का तरीका 5। अगर +1 लगा दे तो नहीं चुना जाता, लेकिन ए तो चुनना ही था। हाँ, बी चुनो मत चुनो, 4 चुनना, +1 नहीं चुनना, चुनो मत चुनो, 3 + 1 चुनो मत चुनो। इस केस में हमने ए तो चुन ही लिया, वही उसने कहा था। हो गया क्वेश्चन फिनिश। तो इसका मतलब ये कि आंसर इज 5 × 5 × 4, बोले तो 100 वेज। कितने साधारण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अब क्या करे क्वेश्चन वाला, 5 अलाइक ए हैं, 4 अलाइक बी हैं, 3 अलाइक ओ है। क्या चाहता है, कम से कम एक ए और एक बी चुनो। देखो आप जरा फटाफट से, एक ए तो चुनना ही है, माने नहीं चुनने वाला केस हटा दो तो 5, एक बी तो चुनना ही है, तो नहीं चुनने वाला तरीका हटा दो, 4 + 1 की जगह सिर्फ 4 लिखो। हाँ, ऑरेंज माने ओ चुनना, 3 तरीके, नहीं चुनने के +1। इस केस में आपने कम से कम एक ए चुना, एक बी चुना और एक ए चुना, तो कुल मिलाकर के आपका आंसर इज 80। सो सिंपल। अगर आपका आंसर मिल रहा है, डन डना डन। हाँ, अगले क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन में क्या है, अब देखो इसने डिफरेंट मार दिया। डिफरेंट, डिफरेंट का नाम सुनते ही एटलीस्ट वन चुनने का तरीका 2 to the power n - 1, टोटल चुनने का तरीका 2 to the power n, टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन 2 to the power n। टोटल वेज का मतलब चुनना नहीं चुनना मिला के। ओके, अब की बार क्वेश्चन में इधर का 3 डिफरेंट है, तो अब क्या चाहता है क्वेश्चन में, सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग, सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग, ये ए हटा लेता हूं, सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग व्हेन थिंग्स आर डिफरेंट। अच्छा, कम से कम एक चीज चुननी है, ए चुननी है, बी चुननी है, कुछ बताया नहीं, क्लियर। अच्छा, ए को चुनने के टोटल तरीके 2 to the power 3, जिसमें चुनना नहीं चुनना दोनों शामिल है, ठीक है। आप यूं भी समझ सकते हैं, एटलीस्ट वन चीजें चुनने के तरीके 2 to the power 3 - 1 और पीछे +1 नहीं चुनना, माने ए चुना नहीं चुना, एटलीस्ट वन नहीं चुना। आगे सुनो, 2 डिफरेंट बी के चुनने के टोटल तरीके 2 to the power 2 - 1, कम से कम एक बी चुना गया या +1 नहीं चुना गया। अब एक केस ऐसा है कि ये ए भी नहीं चुना जा रहा, ये वाला +1, और बी भी नहीं चुना जा रहा, ये वाला +1 मिल गए, तो उस केस में हम कुछ भी नहीं चुनेंगे, वो केस हटाने के लिए पीछे -1 कर दो। कभी तो ऐसा हो गया होगा, वैसे भी आप चाहो तो इन दोनों को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो आंसर इज 2 to the power 5 - 1, दैट इज 31 वेज। बहुत क्लासिक चीज है। अब देखो डिफरेंट में थोड़ा झटका लगा होगा, कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में दे रखा है, देन द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन व्हेन थिंग्स आर डिफरेंट। साफ बोल दिया, सारी चीजें डिफरेंट है। ओके, कम से कम एक ए चुनना है, तो कम से कम एक ए चुनने के तरीके 2 to the power 5 - 1। ओके, बी चुनो मत चुनो, चुनने के तरीके 2 to the power 4 - 1 और पीछे +1 नहीं चुनने का तरीका, डिफरेंट है ना। अब ओ की बात करते हैं, 2 to the power 3 - 1 चुनने के तरीके एटलीस्ट वन को, और पीछे +1 नहीं चुनने के तरीके। अब ए चुनने था, ये तो हटा लो, ये भी कैंसिल आउट कर दो, तो फाइनली 2 to the power 5 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power 7, दैट्स सिंपल है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, 5 अलाइक एप्पल है, 5 डिफरेंट बनानास है, 3 डिफरेंट ऑरेंजेस है, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन फ्रूट, कम से कम एक फ्रूट तो चुनना ही है। अलाइक एप्पल है तो चुनना नहीं चुनना, 5 + 1, डिफरेंट बनानास है, पांचों डिफरेंट है, तो 2 to the power 5 - 1, कम से कम एक के चुनने का तरीका और पीछे +1 नहीं चुनना। 3 डिफरेंट ऑरेंजेस हैं, तो 2 to the power 3 - 1, कम से कम एक ऑरेंज के चुनने का तरीका, पीछे +1 नहीं चुनने का तरीका। लेकिन अगर ये इसका भी +1 इसका भी +1 काम कर गया तो तकलीफ हो जाएगी। तो वो पीछे से -1 करवा दो, दैट इज 6। तब तक ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये भी दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2 to the power 8 - 1, फाइनली आंसर। अब अपन मिक्स करके खेलने लगते हैं चीजों, और ये भी बहुत काम की चीज है, ठीक है। इस पे जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो अपने आप में किसके होते हैं, वो सबसे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं विद डिवाइजर प्रॉब्लम्स, उन पे भी आते हैं फटाफट, ठीक है। ग्रीन टाइस है, पांचों ग्रीन है, 5 डिफरेंट है,
तो अच्छा मान क्या रहा है, एटलीस्ट 1 डाइस, ओके, मैंने चुनना नहीं चुनना, मैं से नहीं चुनने के तरीके हटा दोगे, तो 2 टू द पावर 5 माइनस 1, ग्रीन चुनी कम से कम एक, और पीछे +1 नहीं चुनी, 3 डिफरेंट रेड है, 2 टू द पावर 3 माइनस 1, कम से कम एक चुनना और नहीं चुनना, 4 डिफरेंट ब्लूज हैं, 2 टू द पावर 4 माइनस 1, कम से कम एक का चुनना और पीछे +1। ऐसा भी होता है कि तीनों का +1 काम कर जाए और हम एक भी नहीं चुन पाए, उसका -1 हटा दो, ये कैंसिल आउट कर दो, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 8 और 12 माइनस 1। क्या बात है, अगर आप में से किसी का भी क्वेश्चन बनते जा रहे तो मजा आता है। ठीक है, अगले, हाँ भाई, अगला टाइटल क्या कहता है, वो कहता है डिवाइजर प्रॉब्लम्स। एक्चुअली में क्या है, डिवाइजर प्रॉब्लम को समझने के लिए अपन सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सी चीज समझते हैं, जिसको देख करके शायद आप में से कुछ लोग चीजों को क्लियरली पकड़ पाए। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि 12 के कितने डिवाइजर हैं, तो हमारे को पता है 12 के डिवाइजर ये 6 लोग हैं, 1 2 3, मतलब किस किस से डिवाइड होता है, 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से और 12 से, सही ना, ये तो हम मानते हैं। अच्छा, अगर किसी ने कहा कितने डिवाइजर है, तो हम गिन लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 डिवाइजर हैं, सही है ना, बिल्कुल 6 डिवाइजर हैं, कितने हो गए 6। अगर किसी ने कहा इनका सम कितना है भाई, तो हम गिन लेते हैं 3 और 3 6 और 4 10 और 6 16 और 6 28, 6 16 और 12 28, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सम डिवाइजर कितना हो गया 28। तो इसका मतलब ये कि हम अगर बाय द वे ऐसे देखना चाहे तो बता सकते हैं, लेकिन अगर इसे कॉम्बिनेशन की रास्ते से देखा जाए तो कैसे होगा, तब इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, सही है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमें पता है 12 का मतलब हो गया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, सही है। मतलब हमारे को ये तो समझ में आता है कि 12 जो है अपने आप में ये है। अच्छा, अब जरा डिवाइजर्स को देखो कैसे कैसे आते हैं। भाई देखिए 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 का भाग लग सकता है, 1 का तो भाग किस में नहीं लग सकता। अगर मैं 2 की पावर 2 3 की पावर 1 में अगर बाय द वे मैं डिवाइड करना चाहूँ 2 की पावर 1 3 की पावर 0 का, सोच लो, तो कर ही सकता हूँ ना, तो कट जाएगा ऊपर से, जब भी पूरी तरह से चीजें कैंसिल हो जाए तो हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, 2 की पावर 2 3 की पावर 1 में मैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 0 इसका भी भाग लगा सकता हूँ। 2 की पावर 2 3 की पावर 1 में मैं 2 की पावर 0 3 की पावर 1 इसका भी डिवाइड लगा सकता हूँ ना। माने मैं अगर देखा जाए तो दूसरी तरह से 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 में 2 की पावर 1 3 की पावर 1 का भी भाग लगा सकता हूँ। अच्छा, तो मतलब सोचने की बात है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे सोच रहा हूँ कि मैं कैसे डिवाइड लगा रहा हूँ। या तो मैं 2 चुन रहा हूँ, देखो या तो मैं 2 चुन रहा हूँ एक बार, सही है, मेरे पास में ये 2 की पावर 2 का मतलब मेरे लिए 2,2 पड़े हैं, मेरे पास दो दो, हो सकता है मैं नहीं चुनूंगा तो 2 की पावर 0 गिन दूंगा, हो सकता है मैं 3 जो ये साथ में एक 3 पड़ा है 3 की पावर 1, ठीक है, हो सकता है मैं इसमें से किसी को ना चुनूं तो 3 की पावर 0 कह दूंगा। अगर मैंने एक 2 चुन लिया, मेरे पास दो 2 पड़े हैं, 2 अलाइक 2 है मेरे पास, तो उनमें से एक चुन लिया तो 2 की पावर 1 कह दूंगा, और 3 की पावर 0 का मतलब मैंने 3 नहीं चुना। 2 की पावर 2 का मतलब मैंने दोनों 2 उठा लिए, ये वाला 2 भी और ये वाला 2 भी, और 3 की पावर 0 का मतलब मैंने कुछ नहीं उठाया। इसका मतलब ये कि एक तरह से जो डिवाइजर होते हैं बेसिकली चुनाव ही तो होते हैं, सिलेक्शन ही तो होते हैं, या तो नहीं उठाओ या एक उठाओ दूसरा वाला मत उठाओ, या इसके दो उठा लो इसका एक उठा लो। तो हम जितने तरीके से ये सिलेक्शंस कर सकते हैं टोटल, ठीक है, इसमें 2 की पावर 0 का मतलब हमने नहीं भी उठाया, माने सिलेक्शन का मतलब टोटल सिलेक्शन माने नथिंग भी, वो भी चलेगा, ठीक है। तो जितने तरीके से मैं सिलेक्ट कर पाऊंगा उतने मेरे डिवाइसर हो जाएंगे, और ये बेसिक कंसेप्ट है, और इसका यूज गजब किया गया साहब। जैसे अपन जो ये 1 2 3 से लेकर के जो लिखते हैं ना, ये बेसिकली नथिंग बट, आप गौर से देखिए मैंने सारे 2 के और 3 के कॉम्बिनेशन ले लिए, सारे ले लिए, आप ध्यान से देखो मैंने सारे कॉम्बिनेशंस लिए हैं, सही है ना। तो अगर किसी ने मेरे से पूछा कि नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होते हैं अगर पीएनसी से निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, जितने तरीके से आप 2 को चुन सकते हैं टोटल कॉम्बिनेशंस, जितने तरीके से चुन सकते हैं नहीं चुन सकते की मल्टीप्लाई, जितने तरीके से आप 3 चुन सकते हैं नहीं चुन सकते से कर दो, मल्टीप्लाई करना माने फिर पहले 2 को चुनने के टोटल तरीके नहीं चुनने के टोटल तरीके, और फिर 3 को चुनने नहीं चुनने के टोटल तरीके, आप ढूंढ लो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो हमें पता है दोनों अलाइक 2 थे, दो अलाइक 2 थे, उसका टोटल वेज कितने हैं चुनने नहीं चुनने के 2 + 1, अच्छा, और 3 के एक ही 3 था, एक अलाइक 3 का मतलब हो गया 1 + 1, और यही हमारा टोटल वेज हो गया। क्या है मतलब 6, मतलब अगर हम उसके कोई नंबर ऑफ डिवाइजर पूछे तो बस आप तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो और उसकी डिग्री के हिसाब से जोड़ लो। अभी बताता हूं कैसे।
जैसे मैं इसको अगर भाई थोड़ा और अगर उठ पटांग तरीके से चलाऊं तो मुझे पता है कि अगर भाई 12 को मैं 2 की पावर x और 3 की पावर y बोल देता इसी तरीके से, तो किसी ने अगर मेरे से नंबर ऑफ डिवाइजर पूछा तो मैं x+1 और y+1 कर देता। ठीक है, क्वेश्चन के दौरान और क्लैरिटी के साथ बात करूंगा इसके ऊपर। अगर किसी ने मुझसे सम ऑफ डिवाइजर पूछा होता तो मैं यही कर रहा होता। भाई सारे के सारे डिवाइजर ऐसे ही थे। अगर मेरे से सम ऑफ डिवाइजर पूछा तो ये कर रहा होता। ये लिखो या ये लाइन लिखो, एक ही बात है। आप देखिए मल्टीप्लाई करके, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसकी जिस दिन इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 3 की पावर 1 की, तो ये आ जाएगा। तो आपको पता चलेगा ये बेसिकली जो फर्स्ट लाइन लिखी है वो बेसिकली सेकंड लाइन है। और ये क्या चीज है? ये तो जीपी है। हाँ ये तो जीपी है। ये कितनी? ये भी जीपी है। ये कितने टर्म की जीपी है? 3 टर्म्स की। ये कितने जीपी है? 2 टर्म्स की। तो ये एक तरह से जीपी का सम है, और जीपी का सम होता है ए माने बोले तो 1 इंटू 2, इसका कॉमन रेशियो 2 है, की पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या चीज है? ये अपने आप में लिखा है 3 की पावर, पहली बात तो a इंटू में r की पावर 2 माइनस 1 ऑन r माइनस 1। इसका मतलब कितना हो गया? 8/1 इंटू में 7/1 इंटू में 8/2। सही है, तो कैंसिल आउट करके 4, माने अपना आंसर 28 आ रहा है, और आ भी रहा था। इसका मतलब यहां से भी लोगों ने एक कंसेप्ट निकाल डाला। क्या कंसेप्ट निकाल डाला? बड़ा गजब का कंसेप्ट निकाला कि अगर 12 को हम 2 की पावर x 3 की पावर y में लिखें तो फिर जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, उसमें 2 की पावर 0 से 2 की पावर x तक खोल दो, और 3 की पावर 0 से 3 की पावर y तक खोल दो। फिर कुछ नहीं करना है, ये भी जीपी और ये भी जीपी, और जीपी के सम का फार्मूला लगा दो, बस दैट्स इट। और जीपी के सम का फार्मूला लगाते क्वेश्चन डन। कैसे? जरा समझाता हूँ। मान लो किसी ने कहा टोटल डिवाइजर बताइए इसके 7875 के, तो हमें क्या पता 7875 के टोटल डिवाइजर क्या है? तो हम तो 7875 लिखेंगे और 5 से डिवाइड लगाते हैं। 5 से डिवाइड लगाते हैं 2 टाइम्स गया, ठीक है, 2 टाइम्स सॉरी 1 टाइम गया है ना, बचे रह गए 2, तो ये 28, फिर 5 टाइम्स गया, बचा रह गया 3 37, फिर 7 टाइम्स गया, फिर बचा रह गया 2 5 आ गया, फिर से 5 टाइम्स गया, एक बार 3 गया, एक बार देखा जाए 1 गया, एक बार 1 गया। ठीक है, ओके, ये हो गया 5 315। फिर से 5 से डिवाइड जाता हुआ दिख रहा है 6, और यहां से दिख रहा है 3, अब जाता हुआ दिख रहा है 3 से डिवाइड। सही है, 3 से कितनी बार? 21 बार। फिर 3 से जाता हुआ दिख रहा है 7, फिर फाइनली 7 से जाता दिख रहा है 1। तो अपने को देखा जाए तो हमने इसको प्राइम फैक्टराइज करा तो 7875 बेसिकली क्या चीज है? 5 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर है, और 7 की पावर 1 है। क्या आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का बेसिक आ गया? आ गया सर। अब क्या हमको ये पता है कि क्वेश्चन में पूछा टोटल डिवाइजर कितने हैं। टोटल डिवाइजर जितनी तरीके से मैं 5 को, 3 को और 7 को चुन सकता हूं या नहीं चुन सकता, उनका प्रोडक्ट मेरा आंसर देगा। तो 5 अलाइक 3 अलाइक 5 है, 3 अलाइक 5 है, ठीक है, उनको चुनने नहीं चुनने के टोटल तरीके 3+1। 2 अलाइक 3 है, उनको चुनने नहीं चुनने के टोटल तरीके 2+1। एक 7 है तो उसको चुनने नहीं चुनने का तरीका 1+1। तो अगर किसी ने पूछा टोटल कितने डिवाइजर हैं, तो मेरा आंसर होगा डिवाइजर इज गुडो में कितना? 4 इंटू 3 इंटू 2, बोले तो 24 24। अच्छा, इसमें प्रॉपर डिवाइजर क्या है? तो प्रॉपर डिवाइजर में हम 1 को और खुद को छोड़ देते हैं। तो हर तरह से देखा जाए तो प्रॉपर डिवाइजर हम हमेशा 2 कम कर देते हैं। किसको? 1 को और इटसेल्फ। तो 24 माइनस 2 1 कॉमा इटसेल्फ, ये 2 हटा दो तो बचे हुए रह गए प्रॉपर डिवाइजर। तो आंसर इज 22। ओह माय गुडनेस, तो बड़ी गजब की चीज है। बिल्कुल बहुत गजब की चीज नहीं, बहुत गजब की चीज है। अब जैसे ये एक नंबर है, ये बहुत फेमस नंबर है, इसे मैं n पुकारता हूँ 75600। ये इसलिए स्पेशल नंबर है कि 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, ठीक है, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1 का प्रोडक्ट है। ऊपर से डिग्रियां कम होती दिख रही है, इंटरेस्टिंग। 4 3 2 1 ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन में किसी ने पूछा, पहला क्वेश्चन, कि टोटल डिवाइजर कितने होंगे, तो हमारा आंसर होगा कि टोटल डिवाइजर जितने तरीके से मैं 2 चुनूं या नहीं चुनूं, 2 अलाइक है, 4 अलाइक 2 है, 4 अलाइक 2 है, तो इसका चुनने नहीं चुनने का तरीका 4+1, 3 अलाइक 3 है, चुनने नहीं चुनने का तरीका 3+1, 2 अलाइक 5 है, चुनने नहीं चुनने का तरीका 2+1, एंड इट इज 1+1। फाइनली अगर देखा जाए 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60 इंटू 2 बोले तो 120। अब किसी ने दूसरा क्वेश्चन दाग दिया कि नहीं साहब प्रॉपर डिवाइजर बताइए, तो मैंने क्या बताया था अभी कि प्रॉपर डिवाइजर बोले तो 120 में से 2 कम कर दो। कौन से? खुद को और 1 को। तो आंसर इज 118। अब किसी ने तीसरा क्वेश्चन कहा कि नहीं साहब इवन डिवाइजर लाओ। इवन डिवाइजर का मतलब, इवन डिवाइजर मतलब 2 टू द पावर 0 नहीं चलेगा। सही है, ओके सर 2 टू द पावर 0 आ कहाँ रहा था, माने आपको कम से कम एक को तो लेना ही पड़ेगा। माने ये जो +1 आपने किया था ना, कहाँ किया सर?
ये देखो ना, ये +1 दिखा, यहाँ देखो, यहाँ तीर के जस्ट पास 4+1। इसमें आपने +1 करते टाइम पे ये बोल दिया था कि चुनना नहीं चुनना, ये +1 2 को नहीं लेने का तरीका था। नहीं, अब तो लेना पड़ेगा क्योंकि इवन में 2 तो होना ही चाहिए। ओके, तो इसका मतलब टोटल डिवाइजर में 4 तो लेना ही है। माने ये 4 कौन कौन से केसेस हैं? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इन चारों केसेस को लिया, ठीक है। और बाकी 3 को लीजिए मत लीजिए, 5 को लीजिए मत लीजिए, 7 को लीजिए मत लीजिए। ऑडियो ऑन रखना, बड़े ध्यान से समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर टोटल डिवाइजर की बात करी जाए तो 16 इंटू 3 48, 48 इंटू 2 96 इवन डिवाइजर हो गए। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा कहता है ऑड डिवाइजर बताइए साहब, ऑड डिवाइजर। ओके, अगर किसी ने कहा ऑड डिवाइजर, इसका मतलब ये कि 2 नहीं चलेगा सर। ओके, 2 नहीं चलेगा, बाकी 3 तो चलेगा, बिल्कुल 3 तो लाना ही है। ओके, तो इसका मतलब ये कि 2 नहीं चलेगा तो उसका 1, 2 की पावर 0 का एक ही केस। और अगर देखा जाए 3 चलेगा, बिल्कुल चलेगा, नहीं चलेगा दोनों तरफ, ठीक है। और यहां से देखा जाए तो अगला 2+1, अगला 1+1, बहुत सिंपल है ना, मस्त सा काम। अपनी तरफ से ये भी किया, डुएबल है मतलब। हाँ भाई, अब जैसे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इसी क्वेश्चन के अंदर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने ऐसे डिवाइजर हैं जो 35 से डिविजिबल है। 35 का मतलब समझिएगा, 35 का मतलब 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। 5 की पावर 1 तो मिनिमम चाहिए चाहिए, 5 की पावर 0 नहीं चलेगा। कैसे कैसे? जैसे आपको पता है कि इसका मतलब है 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। सही है। हमें 5 की पावर 0 नहीं चाहिए। समझना कौन सा? जब हम लेंगे टोटल डिवाइजर तो 2 आए नहीं आए चलेगा, 4+1, 3 आए ना आए चलेगा, 3+1। लेकिन अगर हमने ये इसको जब लिखेंगे तो 2+1 लिखेंगे, वो +1 का मतलब होता है 5 नहीं आए। ना ना ना, 5 तो लाना ही है, 5 की पावर 1 तो चाहिए चाहिए। तो इसका मतलब ये कि ये इसके +2 चलेगा, +1 हटाओ। ये +2 का मतलब क्या है? ये 2 का मतलब है हमने वो केस उठा लिए जिसमें 5 की पावर 1 भी था और 5 की पावर 2 भी था, ये 2 उठाए, ठीक है। ये 2 केस हैं। अच्छा, और फिर 7 की पावर 1 में अगर इसको देखते तो हम 1+1 लिखते, ये जो पीछे का +1 है इसका मतलब हमने 7 नहीं लिया, 7 की पावर 0 ले लिया। लेकिन यहाँ वाले केस में हमको 1 लेना है, 1 का मतलब 7 की पावर 1 चलेगा और +1 नहीं। तो फाइनली अगर देखा जाए तो कितने ऐसे डिवाइजर हैं जो 35 से डिविजिबल हैं? उसका आंसर हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 2, कहने का मतलब 40। शायद 12 से और आसानी से चीजों को क्लिक कर जाएं। 12 का मतलब होता है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। सही है। अच्छा, अब हमें ही पता है कि हमारे पास 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है और 7 की पावर 1 है। क्लियर? आ जाओ, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत शानदार रहेगा। कितने ऐसे हैं? तो नंबर ऑफ डिवाइजर, कितने नंबर्स होंगे जो ऐसा होगा? तो देखिए साहब, मैं 2 की पावर 2 चाहिए, इसका मतलब ये कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 में 2 की पावर 2 तो चाहिए ही चाहिए। मैंने इसके 2 केस कम कर देता हूं, तो टोटल कितने केस खुल गए? 3। जब मैं 3 की पावर 3 की बात करता हूं तो इसका मतलब मेरे पास 3 की पावर 0 भी है, माने जब मैंने एक भी 3 नहीं उठाया, 3 की पावर 1 भी है, 3 की पावर 2 भी है, 3 की पावर 3 भी है। मुझे 3 की पावर 1 चाहिए, इसका मतलब 1 या 1 से ज्यादा चलेगा, मैंने इसके 3 केस। 5 आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 पे फोकस था, वो आ रहे हैं। देखो वो आ रहे हैं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 या उससे आगे के केस आ रहे हैं, ठीक है। मैंने अब नंबर 12 से डिविजिबल हो चला है, 5 के केस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 2+1 और 7 के लिए 1+1। फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा 9 इंटू ये 27, 27 इंटू 2 54। फाइनली मेरा आंसर इज 54। बहुत सिंपल, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, अब चलते हैं अगले टाइटल की ओर, जिसका नाम है सर्कुलर परमुटेशन। बहुत जबरदस्त टाइटल है और उम्मीद है कि आपको भी बहुत समझ में आएगा। बहुत प्यारा सा टाइटल है। एक्चुअली में क्या है, सर्कुलर परमुटेशन में हम जो नाम से क्लियर है, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट। अब तो इतना समझ में आने लगे होगे कि अरेंजमेंट, हम क्या है सर्कल पे चीजों को अरेंज करना चाह रहे हैं। तो अभी तक किस पे करते थे? अभी तक लाइन पे करते थे या फिर ऐसे ही ओपन में कर लेते थे, लेकिन ओपन में अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हमारे पास बहुत कम है, तो हमारे पास में मेजर लिया तो लाइन पे अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं। और अब एक नया टाइटल चालू है जिसमें हम चीजों को सर्कल पे अरेंज करेंगे। है जो क्या फर्क है दोनों में? दोनों में जो फर्क है उसको समझने के लिए पहले बेसिक पे जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए जैसे 6 लोग हैं एक रो में बैठे हुए, ठीक है, जय उनके लिए स्पेसेस बना देते हैं हम लोग। अब अगर बाय द वे जैसे ये 6 लोग हैं और ये अगर बाय द वे रोज में बैठे हुए हैं, तो अपने को अगर बाय द वे इनको एक रो में बैठाना है तो पहले जगह को भरने के तरीके तो सबको पता ही,
ये जैसे मान लो मेरे को पहले आदमी को बैठाना है तो मेरे पास 6 चॉइसेस है, सही है। अगर बाय द वे क्योंकि हर स्लॉट एक दूसरे से डिफरेंट है, तो अगर बाय द देखा जाए तो इसको भरने के मेरे पास में 6 रास्ते हैं, माने 6 चॉइसेस है, माने 6 वेज में मैं बैठा सकता हूँ पहले आदमी को। अगर बाय द वे सेकंड आदमी को बैठाना तो बट ऑब्वियस है कि पहला कहीं ना कहीं तो बैठ ही गया होगा, तब बची हुई चॉइसेस रहेगी 5। तो कहना मतलब ये कि सेकंड आदमी को बैठाने के तरीके 5। अगर बाय द वे मैं थर्ड को बैठाता हूँ तो 4, फिर 6 5 4 3 2 1 माने बोले तो फैक्टोरियल 6। कहने का मतलब ये कि अगर बाय द वे मैं 6 लोगों को एक रो में बैठाता हूँ तो मेरे पास में 6 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 6 तरीके हैं, है ना। अच्छा, अगर बाय द वे यही 6 लोगों को मेरे को सर्कल में बैठाना होता तो, है ना। अगर बाय द वे मुझे यही 6 लोगों को एक सर्कल में बैठाना होता तो, अगर मुझे सर्कल में बैठाना होता तो तरीके होते 6 - 1 का फैक्टोरियल। क्या 6 - 1 का फैक्टोरियल? सर ये -1 क्यों हुआ? हाँ, ये बड़ा क्लास चीज है। एक्चुअल में क्या है ना, ये एक फार्मूला है जो ये कहता है कि अगर बाय द वे n लोगों को एक लाइन में बैठाना हो तो फैक्टोरियल n तरीके, लेकिन अगर एक सर्कल में बैठाना हो तो n - 1 फैक्टोरियल तरीके होते हैं। अब ये n - 1 क्यों होता है उसको समझने के लिए 2-3 तरीके से सोचा जा सकता है, लेकिन अगर बाय द वे देखा जाए तो हम पहले इसके सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक तरीके पे चलते हैं। मैं आपको इसको सीन को समझाता हूँ। जैसे सपोज करो ये राउंड टेबल है। अब राउंड टेबल पे हमारे पास में कुल मिला करके 6 कुर्सियां लगी हुई हैं, देख रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो हमारे ब्लू वाले शर्ट वाले भैया हैं, ये फर्स्ट पर्सन है, जो पहला आदमी है ना वो ये है। अच्छा, ये बैठना चाहता है, तो अगर मैं कहूँ कि ये राउंड टेबल पे 6 कुर्सियां लगी हैं, आप बैठ जाइए जाकर के, तो जैसे मान लो वो अभी जहां पे बैठा है वहां पे ही बैठाते हैं उसको। अब आप अगर भाई ध्यान से देखें तो इसके सामने कितनी कुर्सियां हैं? इसके जस्ट सामने 3 कुर्सी है, एक इसके राइट में है और एक इसके लेफ्ट में है। इसको ये तो दिख रहा है ना, इसे यही दिख रहा है ना कि इसको इसके सामने 3 चेयर्स लगी हुई हैं और लेफ्ट और राइट में एक एक कुर्सी है, यही दिख रहा है जब वो यहाँ बैठा है तो। अच्छा, अब थोड़ी सी देर के लिए इसे भूल जाइए, मान लेते हैं अपन ने इसको शिफ्ट कराया पास वाले पे, ठीक है। जरा इसकी पोजीशन बताइएगा, इसको क्या दिख रहा है? आपको ध्यान होगा, इसको सामने फिर से 3 चेयर्स दिख रही हैं, एक लेफ्ट दिख रही है, एक राइट दिख रही है, हाँ या ना। इसका मतलब ये है कि अभी भी सिचुएशन इसके लिए वैसी है, ठीक है। हालांकि ये लेफ्ट और राइट अपने ध्यान से देखा जाए तो इसका राइट ही है और इसका लेफ्ट ही है ना, तो लेफ्ट और राइट में इसको एक एक चेयर दिख रही है। आज भी वही पोजीशन है, मतलब इससे पहले वाली पोजीशन में जो दिख रहा था वही अभी भी दिख रहा है, माने चाहे अभी जहां बैठा है वहां पे बैठे या इससे पहले जहां बैठा था वहां पे बैठा रहे, दोनों ही केसेस में वो इक्वली एक ही जैसा सीन देख रहा है, सिमिलर सीन देख रहा है, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए किसी को अभी भी थोड़ा बहुत भी वहम है तो एक काम करते हैं, इसे थोड़ा और सरका लेते हैं, अच्छे से सरका लेते हैं, हम तो बिल्कुल सामने ही ले आते हैं। अब जरा बताना इसको कैसी फीलिंग आ रही है? इसके सामने कितनी चेयर्स हैं? 3 चेयर्स, और इसके राइट में एक चेयर और लेफ्ट में एक चेयर। अब कोई बात समझ में आई? इसके लेफ्ट और राइट में आज भी वही सीन है, क्लियर है ना। तो आप में से अगर भाई तो कोई भी ध्यान से देख रहा है तो इसका मतलब ये कि ये कहीं पर भी बैठे पूरे सर्कल में, इसको 6 के 6 पोजीशंस कहीं बैठा लो, हर बार सेम दिखेगी। और जब चीजें सिमिलर होती हैं तो भी जस्ट इससे पहले चीजों में हमने पढ़ा था कि जब चीजें सेम होती हैं तो उन्हें चुनने का एक ही तरीका होता है, चाहे इस पे बैठाओ चाहे इस पे बैठाओ चाहे इस पे बैठाओ, एक ही बात है, माने एक ही रास्ता है। तो कहना मतलब पहले आदमी के बैठने के 6 रास्ते नहीं है, पहले आदमी के बैठने के एक ही रास्ता है साहब, कहीं बैठा दो। हाँ, अगर पहला बैठ गया, अब दूसरा जब आएगा तो देखो जरा क्या होगा। अब जब सेकंड बंदा आएगा, ये तो फर्स्ट यहाँ पे बैठ चुका है, अब जब सेकंड बंदा प्रकट होगा तो सेकंड बंदा के लिए ये जगह है, दूसरी जगह यहाँ है ना, तीसरी यहाँ है और ऐसी चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ। कहना है मतलब जो सेकंड बंदा है उसके पास में फर्स्ट बंदे के बैठने के बाद उसके पास 5 डिफरेंट पोजीशंस हैं। आप सोचोगे कैसे सर, क्या डिफरेंट है बताइए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए अभी वो यहाँ पे बैठा था, ये यहाँ पे बैठा था, दोनों में से किसी भी जगह बैठा लीजिए, ठीक है ना। अगर वो बाई चांस इस जगह बैठता है, अगर वो बाई चांस इस जगह बैठता है तो उसे पता चलेगा उससे 2 सीट राइट लेफ्ट में जाकर के ये ब्लू वाली शर्ट का बंदा बैठा है। जबकि अगर वो बाई द वे यहाँ बैठता है तो उससे एक शीट एक 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 चेयर आगे जाकर के, एक लेफ्ट में चेयर जाकर के ब्लू शर्ट का बंदा बैठा, तो कहना मतलब दोनों पोजीशन डिफरेंट मानेंगे ना हम। क्यों? क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट आ गया ब्लू शर्ट। हाँ, इसका मतलब ये कि पहले आदमी के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था, वो ओपन फॉर ऑल था, लेकिन जैसे ही पहला बैठा, बैठते ही दूसरे आदमी के लिए अब जो पहला बैठा हुआ है वो एक रेफरेंस पॉइंट बन गया। हाँ, और इसीलिए जो व्हाइट शर्ट वाले भैया हैं, जो हमारे सेकंड पर्सन है, उनके पास 5 रास्ते हैं, 5 जगह बैठने की। तो कहना मतलब ये कि सेकंड बंदे के पास 5 जगह, और थर्ड अगर मैं ले आता हूं तो थर्ड के पास में बैठने के लिए 4 जगह हैं। हाँ साहब, 4 जगह, ये 4 दिख रही है एग्जैक्टली बिल्कुल मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि थर्ड के पास 4 है। और उम्मीद है आपको बताने की जरूरत नहीं कि अगर फोर्थ होता तो 3 रास्ते होते, फिफ्थ होता
तो उसके पास में 2 वेज हैं, और अगर 6th है तो उसके पास में एक रास्ता है। कहने का मतलब अगर गौर से देखा जाए तो सबके पास फाइनली 1 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 बोले तो फैक्टोरियल 5 तरीके हैं, और वही तो मैं आपको कह रहा था। क्या फैक्टोरियल 5 नहीं बोला था मैंने? सोचो। हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। मतलब ये कि 6 जने बैठते हैं तो उनके पास 6 - 1 वेज है। इसलिए कहते हैं कि जब n लोगों को एक सर्कल पर बैठाना हो तो नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन विल बी n - 1 का फैक्टोरियल। क्लियर है? कहना मतलब ये कि टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 5। ठीक है, तो अपन ये सब हटा लेते हैं। फाइनली अगर देखा जाए तो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हमारे को समझना जरूरी है कि अगर सर्कल पर n जगह हो तो n - 1 फैक्टोरियल तरीके से बैठा जाता है। एक बहुत पुराने जमाने की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी भी है, जरा मस्त सी स्टोरी है। फटाफट से एक उसके बारे में बात बताता हूँ। एक्चुअली में क्या ना, ये कहानी बड़ी मस्त है। किसी टाइम पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अ, आप में से कई लोगों ने अगर बाय द वे सुना हो तो कि कृष्ण भगवान का जो जन्म था वो एक जेल में हुआ था, माने कारागृह में हुआ था। तो जब उनका जन्म होने वाला था उससे पहले कंस ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो देवकी के हर बच्चे को मारेगा। ठीक है ना, देवकी के हर बच्चे को मारेगा। लेकिन इससे पहले कि वो ये सब डिसाइड करता, वो शुरुआत में ऐसा नहीं था। देवकी के फर्स्ट बच्चा हुआ, उसने कुछ नहीं कहा। सेकंड हुआ तो कुछ नहीं कहा। लेकिन क्यों? क्योंकि उसको ये पता था कि जो 8वां बच्चा होगा वो उसको मारेगा। ठीक है ना, जो 8th चाइल्ड होगा वो उसको मारेगा, ऐसा उसने सुना था। उसको पता था ऐसी कोई भविष्यवाणी है, ऐसा कुछ कहीं लिखा हुआ है। तो फाइनली इसके लिए लेकर के एक बहुत शानदार स्टोरी है जो कि इस जगह पे आकर के बड़ी फिट होती है। नारद जो एक कैरेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, वो एक्चुअल में क्या है, वो थोड़ा इधर की उधर करने वाले लोगों में से माने जाते हैं। और उन्होंने आकर के कंस को जेल में ही पकड़ लिया। वो जेल में अपनी बहन से मिलने जाया करता था और अपने बच्चों को, जो उसके बच्चे हैं, उनको प्यार दुलार किया करता था, क्योंकि उसे पता था कि 8th बच्चा जो होगा उसको मारेगा, तब तक बाकी बच्चों के साथ को वो कुछ नहीं कहेगा। तो ये तो बहुत आसान सी जिंदगी जी रहा था वो। अब थोड़ी मुश्किल करने के लिए नारद ने उसके पास में जाकर के उसे जेल में मुलाकात करी, और जेल में बस गेट के बाहर ही मिला। तो वहां उसने कहा कि मैं तो 8th जो बच्चा होगा उसको मारूंगा। तो इसका लिए उन्होंने एक बड़े शानदार से एक कंसेप्ट दिया। उन्होंने नारायण नारायण करते थे, तो नारायण नारायण करते हुए ऐसे अपना हाथ जेल की दीवार पे रखा। ठीक है, और जेल की दीवार मतलब जहां पे थी, तो वहां पर पत्थर पर एक ऐसा राउंड सा एक सर्कल बना हुआ था, और उस पर इस तरह के फ्लावर्स बने हुए थे। समझ, फ्लावर बीड्स, आप समझ रहे हैं, इस तरह के फ्लावर बीड्स बने हुए थे। तो ऐसे फ्लावर बीड्स बने हुए थे, और उन्होंने ऐसे ही मजे लेने के लिए, शायद मेरा ज्यादा ख्याल है वो भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे होंगे आप लोगों की तरह से, मजे लेने के लिए उन्होंने बड़ी शानदार काम किया। उन्होंने कहा कि कंस, एक बात बताओ, ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है पत्थर पे बना हुआ, इनमें 8वां पत्ता कौन सा है? इनमें 8वां पत्ता कौन सा है? जरा फूल में गिन के बताना, कौन सा पत्ता 8वां है? तो कंस भी फंस गया। क्यों? क्योंकि कंस ये तुरंत समझ गया कि नारद ये पूछना चाहता है कि 8वां कौन सा है, लेकिन 8वां डिसाइड करने के लिए तो पहला पता होना चाहिए। जब फर्स्ट आप इसे गिनोगे तो उसके बाद 8वां ये होगा। लेकिन अगर किसी ने अगर फर्स्ट इसे गिन दिया तो 8th नंबर पे ये आएगा। इसका मतलब 8th कौन सा है? नोबडी नोज। और यहां करके बड़ी शानदार सी कहानी चालू हुई। और यहां करके आप में से कई लोग आप समझ गए होंगे कि हमेशा अगर बाय द वे लोगों को बैठाना है तो पहला बैठेगा, वहां से रेफरेंस काउंटिंग चालू होगी। तो पहला तो काउंटिंग में चला गया, समझ रहे हैं? पहला तो बैठने में चला गया, क्योंकि उसके पास ओपन वेज थे। ओके मेरा दाना कहना है, कई आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि फर्स्ट मिक्स फॉर द रेफरेंस। ठीक है, तो कहना मतलब जो पहला है वो तो सिर्फ रेफरेंस के काम में ही चला जाता है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं अपने मस्ती बातों को छोड़ करके। नोट, देखिए एक बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर हमारी बातें सुननी जरूरी है। पॉइंट ये कहता है कि अगर बाय द वे ये जैसे एन पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो एन पॉइंट्स को अगर बाय द वे लीनियर अरेंजमेंट्स में लेते हैं, ठीक है अगर बाय द वे हम लोग लिखते हैं, if the positional places are marked then the circular arrangement can be treated as linear arrangement। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई आपको नंबर वाइज लिख के दे दे, नंबर वाइज लिख के दे दे, तब इन एन चीजों को सर्कल पर जमाने के तरीके, ठीक है ना, अगर बाय द वे कोई पोजीशन इनकी मार्क कर दे तो सर्कल पर जमाने के तरीके फैक्टोरियल n - 1 नहीं होते। इन दैट केस फिर ये फैक्टोरियल n ही होते हैं।
ठीक है ना? अगर मार्किंग नहीं हुई है तो ही सर्कुलर परमुटेशन का फंडा काम करता है, ठीक है? लेकिन अगर मार्क हो गए तो सर्कुलर परमुटेशन का फंडा काम नहीं करता। ये कैसे होगा, ये मैं आपको क्वेश्चन के दौरान बताऊंगा, ठीक है? चलो अब ये सुना आगे, अगला सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर बाय द वे चीजों को अलटने पलटने से माने फ्लिप करने से उनके अंदर कोई फर्क नहीं पता चलता, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट इज सेम, माने आप चीजों को लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज जाकर देखो या क्लॉकवाइज जाकर के देखो, अगर ये दोनों ही तरीके से बिल्कुल एक जैसा अरेंजमेंट दिखता हो तो अब हम कहते हैं कि n चीजों को सर्कल पे जमाने के तरीके फैक्टोरियल n-1 डिवाइड बाई 2 हो जाते हैं, सही है ना? तो ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है, ठीक है? ये वाकई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी क्वेश्चंस भी बनते हैं। अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, जैसे याद रखना अब किन जगहों पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम होते हैं, माला का केस हो माने गार्लैंड का केस हो या फिर नेकलेस के क्वेश्चंस हो, आंख बंद करके तुरंत फैक्टोरियल n-1 डिवाइड बाई 2 कर देना, ठीक है? अगला पॉइंट बहुत छोटा बहुत काम का पॉइंट। तो अभी अपने को ये पता चल गया कि इन चीजों को सर्कल में जमाने के तरीके फैक्टोरियल n-1, अगर बाय द वे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम हो तो फैक्टोरियल n-1 बाई 2, और अगर बाय द वे गार्लैंड का कोई भी क्वेश्चन हो तब भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम मानेंगे, इन दैट केस फैक्टोरियल n-1 2 होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है? अगला पॉइंट ये कहता है, अगला पॉइंट ये कहता है कि अगर बाय द वे किसी ने ये कह दिया कि हम n में से n चीजों को जमाना ही नहीं चाहते सर्कल पे, हम तो n में से r चीजों को ही जमाना चाहते हैं, तो कितने तरीके से जमा सकते हैं? तो हम कहेंगे कि पहले आप n में से r चीजें चुनिए, तो उसका बेस हो जाएगा NCR, फिर r चीजों को सर्कल पर जमाने का तरीका फैक्टोरियल r-1 होगा, सही है? तो उम्मीद है ये बात भी आपको पकड़ में आ रही होगी कि फैक्टोरियल r-1 अगर बाय द वे n चीजों में से r चीजों को लेकर के सर्कल पे जमाना हो तो ऐसे जमाएंगे, राइट है? अच्छा, और यही अगर सर बाय द वे r चीजों को जमाते समय एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम हो जाए तो तब क्या करेंगे? तब वही पहले n में से r चीजें जमाएंगे, r चीजें चुनेंगे, सॉरी n में से r चीजें सेलेक्ट करेंगे, फिर r चीजों को सर्कल पे जमाने के तरीके फैक्टोरियल r-1 डिवाइड बाई 2 हो जाएंगे। कब? जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मेक्स नो डिफरेंस, ठीक है? अच्छा, तो ये तो मेरा जानने के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें, एक बार जाने से पहले आगे फर्दर आगे बढ़ने से पहले एक बार सारी चीजों को दोबारा से रिवाइज करवा दूं। देखिए सर्कल में सर्कुलर परमुटेशन में हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन होंगे। पहला, जब हम n के n ऑब्जेक्ट उठा लें, अगर n के n ऑब्जेक्ट उठाते हैं तो भी दो केस होंगे, जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम ना हो, अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम ना हो तो हम कहते हैं फैक्टोरियल n-1 तरीके से आप उन्हें अरेंज कर सकते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम हो तो फैक्टोरियल n-1 डिवाइड बाई 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब दूसरे तरीके का क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, जब वो ये कहे कि आप n ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ना लें, उनमें से r चुन लें, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के केस में फिर से दो बातें होंगी। कौन कौन सी दो बातें होंगी? पहले आप n में से r चुनेंगे, फिर r चीजों को रखने के तरीके सर्कल पे फैक्टोरियल r-1 होंगे, ठीक है? यही अगर बाय द वे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अगर सेम हो जाए तो फिर n में से r चीजें चुनेंगे और फिर r चीजों को सर्कल पे रखने के तरीके फैक्टोरियल r-1 बाई 2। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत लंबी चौड़ी बात है नहीं, ठीक है? अगला पॉइंट, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट, मेरा जानना ख्याल है यहाँ तक हम लोग बार बार बहुत बार एक जैसी चीजों को कर चुके हैं, ठीक है? अच्छा, अगर बाय द वे हम लोगों को n चीजों को जमाना है तो n चीजों को जमाने के तरीके है ना सर्कल में इस तरह से, तो नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन फॉर द n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज दिस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हाँ भाई, क्या कहता है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सीटेड अराउंड ए राउंड टेबल, सीटेड एट अ राउंड टेबल। 5 लड़के हैं, 4 लड़कियों को एक राउंड टेबल पे बैठाना है। पहला कि हमारे को कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, 5 लड़के और 4 लड़कियों को बैठाने के तरीकों में पहला क्वेश्चन कहता है कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, फिर क्या? फिर तो हमारे लिए ये 9 पीपल है एक तरह से, 9 पीपल जैसे, और 9 पीपल को अरेंज करने का तरीका n-1 फैक्टोरियल, बोले तो 8 फैक्टोरियल, क्वेश्चन फिनिश, सही है? तो कहने मतलब ये कि अगर बाय द वे 5 लड़के और 4 लड़कियां ये इस तरह से हैं, ठीक है, ये किसी पार्टी में है, अगर बाय द वे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो ये एक तरह से ये 9 पर्सन्स को अरेंज करने जैसा है, तो फैक्टोरियल n-1 माने फैक्टोरियल 9-1 बोले तो फैक्टोरियल 8 तरीके से इन्हें बैठाया जा सकता है, ठीक है? ये तो हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता था? सेकंड क्वेश्चन ने कहा कि अगर सारी लड़कियां साथ बैठना चाहें तो, अच्छा, अगर सारी लड़कियां साथ बैठना चाहें तो एक काम करते हैं, सारी लड़कियों को साथ बैठा देते हैं, उनको साथ बैठा दिया, है ना? अच्छा, साथ बैठाने के बाद में हम उन्हें एक कंसीडर करेंगे एक यूनिट के तौर पे, है ना, कि ये सारी की सारी लड़कियां अब एक यूनिट है, ठीक है? अगर वो एक यूनिट है तो एक तरह से इस टेबल पर बॉक्स बना लें,
ठीक है ना, बॉक्स बना देते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, हम इन्हें एक यूनिट मानते हैं। तो एक तरह से जब मैं ऊपर से फोटो खींचूंगा तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 और ये छठा बॉक्स दिखेगा, आया ना। तो अगर भाई तो मेरे को 6 चीजों को अरेंज करना हो तो 6 चीजों को सर्कल पे अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? हाँ, सर्कल पे 6 चीजों को अरेंज करने के तरीके 6 - 1 फैक्टोरियल होंगे, है ना। अच्छा, अब ये 6 चीजें मैं अरेंज कर चुका हूँ, इसी एक जगह पे जाकर रख देते हैं कि भाई यहाँ रुक जाओ तुम, जैसे ही रखेंगे। अब क्या है, ये बॉक्स में भी कितने लोग हैं? ये बॉक्स में ऑलरेडी 4 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां भी तो आपस में अंदर अंदर रोटेट होंगी। अगर 4 लड़कियां आपस में अंदर अंदर रोटेट होंगी तो कितने तरीके से रोटेट होंगी? 4 फैक्टोरियल तरीके से, है ना, क्योंकि तो वो तो बॉक्स में रोटेट हो रही है, बॉक्स में अपनी जगह बदल रही है, इसलिए वहां पे 4 - 1 नहीं लगेगा, 4 - 1 तो सर्कल पे लगेगा। तो सर्कल के हिसाब से तो अरेंजमेंट हो ही गया। अब बॉक्स के अंदर का जो अरेंजमेंट है वो फैक्टोरियल 4 तरीके से, क्योंकि 4 लोग 4 अपनी पोजीशन 4 जगह पे बदल रहे हैं, राइट है। जैसे ही मैंने बोला 4 लोग 4 जगहों पे पोजीशन बदल रहे हैं, तो एक तरह से मार्किंग हो गई, और मार्किंग होते ही सर्कल खत्म। और यही बात मैंने आपको बोली थी कि मैं आगे जाके क्वेश्चन के दौरान बताऊंगा कि जब आप मार्क कर देते हो किसी की पोजीशन, प्लेस कुछ किसी की पोजीशन मार्क कर देते हो, तब सर्कुलर अरेंजमेंट काम नहीं करता, ठीक है। एनीवे, और आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे से जवाब आएगा, ठीक है। तो फिलहाल अपने को पता है कि 6 यूनिट को अगर अरेंज करना है तो उसके तरीके फैक्टोरियल 5, और 4 लड़कियों को आपस में अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4। तो फाइनली अगर देखा जाए तो हमारे पास में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आर फैक्टोरियल 5 into फैक्टोरियल 4। क्लियर है? ओके, है ना। आगे बढ़ जाए, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सारी लड़कियां साथ में बैठे उसके तरीके थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अच्छा देखो, अगला क्वेश्चन, सारी लड़कियां कहती हैं हम साथ नहीं बैठेंगे, ऑल द गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। क्या किया जाए? तो मैं सोच रहा हूं कि इसके लिए क्या करते हैं ना, जो अपने पास में टोटल अरेंजमेंट थे ना, फैक्टोरियल 9 - 1 मतलब फैक्टोरियल 8, ठीक है, उसमें से वो रास्ते हटा देते हैं जिनमें सारी लड़कियां साथ में आई थी। और सारी लड़कियां कब साथ आई थी? पिछले क्वेश्चन में। हाँ, पिछले क्वेश्चन में आंसर क्या था? फैक्टोरियल 5 into फैक्टोरियल 4। अरे पिछले क्वेश्चन का आंसर ये था ना, जब सारी लड़कियां साथ में थी, है ना, जब सारी लड़कियां साथ थी तो फैक्टोरियल 5 into फैक्टोरियल 4। अच्छा, तो हमारे को अब क्या चाहिए? हमारे को चाहिए कि सारी लड़कियां साथ नहीं आए, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेज में से, टोटल नंबर ऑफ वेज में से वो सारे वेज घटा देते हैं जिनमें लड़कियां साथ में आ रही हो। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ वेज बोले तो 9 - 1 फैक्टोरियल, और जब लड़कियां साथ आ रही हैं तो कितना? फैक्टोरियल 5 into फैक्टोरियल 4। कहने मतलब हमारे पास फाइनली आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 8 - फैक्टोरियल 5 into फैक्टोरियल 4। दैट्स इट। क्या मस्त सी चीज है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल, लिटरली बहुत सिंपल होते हैं। पीएनसी के कई क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं। अच्छा, अब किसी ने कहा, अब देखो क्वेश्चन में किसी ने कहा, अगला क्वेश्चन, कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, कोई दो लड़कियां साथ में नहीं आनी चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो अगर कोई भी दो लड़कियां साथ में नहीं आनी चाहिए, इसको सुनते हमारे दिमाग में आएगा गैप मेथड। क्या मेथड आएगा? गैप मेथड। अब गैप मेथड कैसे करते हैं? गैप मेथड में लड़कियों को साथ नहीं रखना, तो पहले एक काम करते हैं, लड़कों को बैठा देते हैं। सही है, पहले लड़कों को बैठा देते हैं। लड़के कितने? 5। 5 लड़कों को बैठाने के तरीका, पहले सर्कल में बैठेंगे भाई, है ना। तो लड़के कहां बैठेंगे? सर्कल पर। तो अगर बाय द वे ये अपने पास में ये पोजीशन है, पहले लड़कों को बैठा रहे हैं सर्कल पर, ठीक है, सर्कल पर लड़कों को बैठा रहे हैं। तो लड़कों को बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 5 - 1 फैक्टोरियल, बॉयज बैठ गए, पहले लड़कों को बैठा दिया। अब लड़कों के बीच में गैप गिनो भाई, उनमें तो गैप में तो लड़कियां बैठेंगे, अगर गैप में लड़कियां बैठेंगे तो लड़कियां साथ नहीं आएंगी, तो गैप गिनो, 1 2 3 4 5। इसका मतलब गैप कितने हुए? 5। हाँ, गैप कितने हुए? 5। अब यहां पे दिमाग रखना, सर्कल पर जितने जितने पहली पोजीशन में बैठे हुए लोग होते हैं उतने ही गैप होते हैं। जबकि लीनियर में क्या होता था कि जैसे लीनियर में 4 लोग बैठते थे तो 5 गैप होते थे। अब सर्कल में अगर 4 लोग बैठेंगे तो 4 ही गैप होंगे, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, ये छोटी छोटी बातें, नोट डाउन। ऑडियो ऑन है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, ऑडियो बहुत काम का है। तो देखो हमने क्या किया, पहले बॉयज को बैठाया, ये बॉयज बैठ गए। अब बॉयज के बीच में गैप आए 5, फिर 5 में से 4 गैप चुने, 4 गैप में 4 लड़कियों को बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 4। हमने क्योंकि 4 गैप में 4 लड़कियों को बैठाया, सर्कल पे नहीं बैठाया, जहां भी 4 गैप थे उनमें 4 लड़कियों को बैठाया, तो हमारे पास टोटल वेज हो जाएंगे ये, ठीक है। तो अब ये चीज को अपन अच्छे से लिख देते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे लिख लेना गैप मेथड, गैप मेथड। क्लियर? अच्छा, क्या करा? पहला काम, सबसे पहले बॉयज को अरेंज करा फैक्टोरियल 4 तरीके से, फिर 5 गैप में 4 लड़कियों को ढूंढा, है ना। तो उन्हें अरेंज करने के तरीके, अपन पी में नहीं खेल रहे, 5C4, 5 में से 4 गैप ढूंढे,
सर्च करे, सिलेक्ट करे, फिर 4 गैप में 4 लड़कियों को बैठाया, फैक्टोरियल 4। हालांकि 5p4 यही होता है, ठीक है। फाइनली अपने पास में ये आंसर आ गया। किसी ने क्वेश्चन में पूछा है कि 7 अमेरिकन और 7 इंडियन लोगों को एक राउंड टेबल पे बैठाना है। हम चाहते हैं कोई भी इंडियन कोई भी अमेरिकन लगातार ना बैठे, ये ना क्वेश्चन। तो पहले क्या करें, इंडियंस को बैठा देते हैं, सही है। तो पहला काम किया हमने, है ना। देखो पहले हमने राउंड टेबल पे सबसे पहले इंडियंस को बैठा दिया, इंडियन, इंडियन 2, इंडियन 3, इंडियन 4, इंडियन 5, इंडियन 6, इंडियन 7 बैठा दो। अगर भाई मुझे 7 इंडियन लोगों को एक राउंड टेबल बैठाना है तो उसके तरीके हो गए 7 - 1 फैक्टोरियल। पहले इंडियन को बैठा दो, बैठ गए। अब इंडियन के बीच में गैप में अपने को कितने को बैठाना है, हमको इंडियन के बीच में गैप में बैठाना है 7 अमेरिकन को, तो गैप गिनते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बता चुका हूं तरीका, कि मैंने आपको बताया था 7 लोगों के बीच में सर्कल पर 7 ही गैप आएंगे, फिर भी गिना रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7, 7 गैप आए। 7 गैप में 7 अमेरिकन को बैठाने के तरीके 7 फैक्टोरियल, 7 गैप में 7 अमेरिकन को बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 7, बैठ गए अमेरिकन। फाइनली फोटो ये वाली आएगी और तरीका ये होगा। बात समझ में आई? पहले इंडियंस को बैठाया, फिर 7 गैप में 7 अमेरिकन को बैठा दिया, दैट्स इट। क्लियर? ओके। अच्छा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं। किसी ने क्वेश्चन में पूछा है कितने नेकलेस बनाए जा सकते हैं 18 बीड्स में से 12 बीड्स को चुन करके। 18 बीड्स में से 12 बीड्स को चुन करके कितने नेकलेस बनाए जा सकते हैं। कहानी में नेकलेस है ना। पहले क्या करें, 18 में से 12 चुन लेते हैं, चुन लिए 12, अब हमारे हाथ में 12 है, उन 12 का नेकलेस बनाना है। तो 12 बीड से नेकलेस बनाने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 12 - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। इसका मतलब ये कि आंसर हो जाएगा 18c12 या 18c6 भी कह सकते हैं, और यहाँ पे 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। ठीक है, आप जो मर्जी है वैसा समझ लें। याद रखना कि हम इसमें से पहले r चीजों को चुन रहे हैं, और क्योंकि नेकलेस में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम होता है, इसलिए डिवाइड बाय 2 करेंगे। हमारे लिए फाइनली आंसर हो जाएगा 1/2 NCR × में r - 1। पहले अपन 18 में से 12 चुनेंगे और फिर 12 को अरेंज करने के तरीके। 18 बीड्स में से 12, पहले 12 सिलेक्ट करें, ठीक है, फिर अरेंज करें, फिर है ना नेकलेस में अरेंज। उम्मीद है ये बहुत छोटी छोटी बात आपको पकड़ में आ रही होगी कि कैसे हुआ। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड ऑन अ सर्कल अल्टरनेटिवली। जब एक पार्टिकुलर बॉय 1 और गर्ल 1 एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते हो, ठीक है ना। अगर बाय द वे बॉय 1 और गर्ल 1 एक दूसरे के साथ नहीं बैठना चाहते तो एक काम करते हैं कि पहले बॉयज को बैठा रहे हैं, पहले बॉयज को बैठा रहा हूं, सुनना क्यों। पहले बॉयज को बैठाया सर्कल पे, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4 और बॉय 5। प्लानिंग से चलो आप, तो 5 लड़कों को बैठाने के तरीके 4 फैक्टोरियल, 5 लड़के बैठ गए 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठ गए। अब बॉय 1 के पास गर्ल 1 नहीं बैठना चाहती, ठीक है, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। क्लियर है? यहाँ की हिंसात्मक बातें नहीं, लेकिन सामने वाले ने कह दिया है कि मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा वगैरह वगैरह टाइप की, लेकिन हमने बहुत समझाया कि नहीं, हिंसात्मक बातें नहीं करनी हमें, ठीक है। लेकिन फिर भी अब बात ये ठहरी है कि वो साथ नहीं बैठना चाहते, खत्म। तो क्या करेंगे, देखो तरीका ये है कि बॉय 1 गर्ल 1 तो साथ नहीं बैठना चाहता, तो एक काम करते हैं, गर्ल 1 के लिए ये जगह और ये जगह कैंसिल हो गई। इसका मतलब गर्ल 1 अगर कहीं बैठ सकती है तो ये और ये तीन में से किसी एक जगह बैठ सकती है। तो इसका मतलब ये कि पहले बॉयज को बैठाया, अब 3 जगहों में से कोई एक जगह चुनी लड़की गर्ल 1 के लिए, उससे बैठाने का तरीका एक चुनो और वहां बैठा दो। तो फिर 3 प्लेसेस में से एक सर्च करा, ठीक है, और उस पर बैठा दिया, खत्म। गर्ल बैठ गई, गर्ल 1 बैठ गई, अब बॉय 1 और गर्ल 1 दूर दूर है और बाकी लोगों को अरेंज करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं गर्ल 1 अपनी यहां बैठी जहां मैंने टिक मार्क छोड़ दिया, ठीक है, और बाकी जगह पे साफ हो गया। ओहो, सर्कल ही उड़ गया, ठीक है। अच्छा, अब बाकी बची हुई रहेगी कितनी लड़कियां, टोटल लड़कियां थी 5, 5 में से एक गर्ल बैठ चुकी है, ठीक है। देखो अब कितने गैप रह गए, 1 2 3 4, 4 गैप में 4 लड़कियों को बैठाने के तरीके 4 फैक्टोरियल, 4 गैप्स 4 गर्ल्स। बस उम्मीद है इतनी सी बात आपको समझा देगी सारी कहानी, ठीक है। पहला काम, गर्ल 1 यहां 2 जगह पे नहीं बैठ सकती,
बॉयज को बैठाया, गर्ल 1 यहाँ पे नहीं बैठ सकती, तो ओवरऑल अरेंजमेंट जो होंगे नंबर ऑफ वेज, पहले फैक्टोरियल 4, बॉयज को बैठाया 3C1, उनमें से जो 3 जगह थी सुरक्षित, उन 3 सुरक्षित जगहों में से एक सुरक्षित जगह चुनी और फिर उसमें गर्ल को बैठा दिया और बाकी बचे 4 प्लेसेस में 4 गर्ल्स को बैठा दिया। ओके, फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक ये छोटी चीजें जुड़ती जा रही है। उम्मीद है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छे प्यारे प्यारे केसेस हैं। हाँ भाई, अब अपने अगले टाइटल की ओर चलते हैं जिसका नाम है सिलेक्शन ऑफ नॉन कॉन्जुगेटिव प्लेसेस ऑन अ सर्कल। बहुत सिंपल टाइटल है, थोड़ा याद रखना, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि अगर बाय द वे एन पॉइंट्स अगर बाय द वे एक लाइन में पड़े हो और उनमें से अगर आर पॉइंट्स इस तरह से चुनने हो कि वो नॉन कॉन्जुगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, पहले एन में से आर चीजें उठा लेते हैं, नीचे रह जाती है एन माइनस आर। उम्मीद है ऑडियो ऑन है। एन में से आर चीजें उठा लेते हैं, नीचे रह जाती है एन माइनस आर, तो उनमें गैप होते हैं एन माइनस आर प्लस 1। हमने ऐसे मानते हैं कि अगर ये हमने जो आर चीजें उठाई हैं वो गैप में से हैं, तो ये नॉन कॉन्जुगेटिव होंगी। इसका मतलब ये कितने गैप में से हो सकती है, नीचे कितने गैप थे, एन माइनस आर प्लस 1। तो इसका मतलब अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन में खड़ा है और उसे एन में से आर चीजें अगर बाय द वे अल्टरनेट या फिर नॉन कॉन्जुगेटिव उठानी है, तो वो नहीं इस गैप में से उठाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो कहना मतलब ये कि ये एन माइनस आर प्लस 1 क्या है, गैप, उसमें से हमने आर चीजें उठाई हैं। ये तो तब तो हम कहेंगे कि ये नॉन कॉन्जुगेटिव चीजें हैं, माने नॉन कॉन्जुगेटिव ऑब्जेक्ट्स हैं, आर नॉन कॉन्जुगेटिव ऑब्जेक्ट्स हैं आउट ऑफ एन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन यही अगर सर्कुलर में आ जाए तो आपको क्या करना पड़ता है, एंड गैप के 2 कम करने पड़ते हैं। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में अगर बाय द वे 2 ऐसे पॉइंट आ जाएं जिसमें गैप एंड पर, एंड पॉइंट्स पर दोनों पॉइंट पड़े, माने दोनों ऑब्जेक्ट्स एंड पॉइंट पे पड़े, हालांकि बीच में कहीं और भी पड़े होंगे, लेकिन अगर बाय द वे मैं इस लाइन को मोड़ करके सर्कल बनाऊंगा, तो जैसे ही आपको पता है ये दोनों पॉइंट अगर बाय द वे मुड़ेंगे, तो मुड़ करके जैसे ही ये सर्कुलर फॉर्म में आएंगे, ये दोनों पॉइंट कॉन्जुगेटिव हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग जो एंड के जो 2 पॉइंट होते हैं उनके केसेस सर्कुलर के केस में से, सर्कुलर के केस होने पर माइनस कर देते हैं लीनियर वाले केस में से। तो हमने अगर भाई 2 इसमें से माइनस किया तो यहाँ रह जाएगा एन माइनस आर माइनस 1, और 2 अगर इसमें से माइनस किया तो नीचे हो जाएगा आर माइनस 2। तो ये एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है, हालांकि बहुत समझाने का तो नहीं लेकिन याद रखने का, कभी कभार इसके क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसलिए मैं इसमें ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, है ना। जैसे किसी ने कहा कि अगर मेरे को नॉन कॉन्जुगेटिव प्लेसेस चाहिए सर्कल पर, और n प्लेसेस n पॉइंट्स अगर n एलिमेंट्स अगर बाय द वे सर्कल पे पड़े हैं, तो r एलिमेंट्स इस तरह से लेने हैं कि वो नॉन कॉन्जुगेटिव पोजीशन में आए। तो नंबर ऑफ वेज इन विच द नॉन कॉन्जुगेटिव पोजीशंस कैन बी चूजन ऑन अ सर्कल दैट विल बी, ये स्ट्रेट लाइन में से r चीजों को उठाने का तरीका जब वो नॉन कॉन्जुगेटिव आए, और ये उनमें से 2-2 केसेस माइनस करने के बाद, राइट है। तो सर्कल के केस में ये फार्मूला यूज करते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, इस तरह से। क्वेश्चन में किसी ने कहा है कि ये एक सर्कल है ना, जिसपे 15 पॉइंट है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर अपन ले लेते हैं 13, और यहाँ ले लेते हैं 14 और एक 15, ठीक है। अगर मैं इनको मिला करके एक पॉलीगन जैसा कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे पता है ये कुछ हद तक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होगा 15 गॉन होगा, 15 गॉन मतलब 15 साइड्स वाला एक स्ट्रक्चर होगा, इसलिए क्विंडेकागन कहलाएगा। अब किसी ने हमारे को ये कहा है कि अगर ये क्विंडेकागन में से हम लगातार कोई 2 वर्टिसेस लेते हैं, ठीक है ना, कोई 2 लगातार वर्टिसेस लेते हैं और अगर मिलाते हैं और ऐसे मिलाते ही चले जाते हैं, तो हमारे को कोई 6 पॉइंट चाहिए, उनसे हमारे पास हेक्सागन आ जाएगा, रेगुलर हेक्सागन नहीं, हेक्सागन आ जाएगा। अब हेक्सागन की शर्त ये है कि हेक्सागन में, माने हेक्सागन जो ब्लू लाइन से बन रहा है वो और क्विंडेकागन की साइड सेम नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है। अगर मैं 2 लगातार वर्टिसेस ले लेता हूँ, 2 लगातार वर्टिसेस ले लेता हूँ, तो ब्लू लाइन और व्हाइट लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है। तो क्या किया जाए, मैं 2 लगातार वर्टिसेस नहीं लेता। अगर मैं 2 लगातार वर्टिसेस नहीं लूंगा तो क्या होगा, तो ये लाइन यहां ना बन के यहां बन जाएगी। अब क्या होगा, ब्लू लाइन और व्हाइट लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेगी। अगर ओवरलैप नहीं करेगी तो चलेगा। इसका मतलब ओवरलैप कब करी, जब 2 कॉन्जुगेटिव पॉइंट आ जाए। कहां पर आ जाए, क्विंडेकागन के अंदर। क्विंडेकागन कहां बनाया हमने, सर्कल पे। माने सर्कल पे हमने क्या किया, 15 पॉइंट लिए, उससे क्या बनाया, क्विंडेकागन। अगर भाई हम 2 लगातार पॉइंट को जोड़ते हैं तो हेक्सागन की लाइन और क्विंडेकागन की लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगी, जो कि क्वेश्चन में मना किया है। तो इसका मतलब ये कि कब ओवरलैप नहीं करेगी, जब मैं 2 लगातार पॉइंट नहीं लूंगा। अच्छा, कितने पॉइंट लेने हैं, 6, इसके लिए, हेक्सागन के लिए। कितने में से, 15 में से। इसका मतलब ये कि एक तरह से मेरी सर्च है 15 में से 6 नॉन कॉन्जुगेटिव पॉइंट ढूंढने की। ओके, नॉन कॉन्जुगेटिव पॉइंट चाहिए, वो भी कहां, सर्कल पर। तो तरीका क्या होगा, फार्मूला रहेगा n माइनस आर प्लस 1 सी आर, ठीक है।
स्ट्रेट लाइन का, फिर इसमें से दो दो केस कम करने पर n माइनस आर माइनस वन सी आर माइनस टू। यहाँ पे n कितना है 15, r कितना है 6। तो अगर भाई मैं इसके हिसाब से चलता हूँ तो मुझे दिखता है फॉर्मूला सीधा सा आता हुआ कितना 15 माइनस 6 प्लस 1 c 6 माइनस, अब इसमें से भी दो केस कम कर दिए 15 15 माइनस 6 माइनस 1 c 6 माइनस 2। भावार्थ ये अपने में कितना बन गया 10c6 माइनस में 8c4। फाइनली हमारे लिए आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर बाय द वे हमको क्विंडेकागन से हेक्सागन बनाना है जबकि उसकी साइड साइड पे ओवरलैप ना हो तो टोटल नंबर ऑफ वेज इतने होंगे। राइट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि कम बुक्स में देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी अगर मिल जाए तो देखने का तरीका मैंने सिखा दिया। अब इसके बाद अपन बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल, बस लास्ट के कुछ मिनट, नाम है डीअरेंजमेंट। डीअरेंजमेंट का मतलब टोटल डिसअरेंजमेंट, माने सब बिगड़ गया। कैसे? इसका सबसे बेस्ट केस है लेटर और एनवलप। देखो जैसे ये एक लेटर है L1, ये L2, दो लेटर्स हैं, ये उनके कॉरस्पॉन्डिंग एनवलप्स हैं। अगर मैं एनवलप 1 में, हालांकि बोला ये गया कि लेटर 1 एनवलप 1 में जाना चाहिए और लेटर 2 एनवलप 2 में जाना चाहिए, लेकिन अगर गलती से मैं लेटर 1 को एनवलप 2 में भेज दूं तो लेटर 2 को एनवलप 1 में भेजना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया? टोटल खराब हो गया केस, है ना? तो ये कहलाएगा डीअरेंजमेंट ऑफ टू। मैंने जब दो चीजों को डीअरेंज कर दिया, खराब कर दिया, तो ऐसे कितने केस हुआ? एक। ठीक है, अब मैं आपको डीअरेंजमेंट ऑफ 3 दिखाता हूँ। ठीक है, देखो जरा, क्वेश्चन में किसी ने कहा 3 लेटर हैं, उनके 3 डायरेक्टर एनवलप्स हैं, कितने तरीके से हम लेटर्स को उनके डायरेक्टेड एनवलप्स में जाने से रोक सकते हैं, माने कितने तरीके से उनको डीअरेंज कर सकते हैं। तो लेटर कितने? 3। तो एक तरह से किसका क्वेश्चन हो गया? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डीअरेंजमेंट ऑफ 3। राइट, देखो फिजिकली देखते हैं। ठीक है, ये 3 लेटर और ये 3 एनवलप। लेटर 1 E1 में जाना चाहिए था, ठीक है, ये E2 में जाना चाहिए था, ये E3 में जाना चाहिए था। अब देखो लेटर 1 को भेज दिया E2 में, हो गया गड़बड़। लेटर 2 को भेज दिया E3 में, फिर गड़बड़। लेटर 3 को भेज दिया E1 में, तो ये एक केस हो गया। ठीक है, क्या इसके सिवा और कोई केस हो सकता था? देखें जरा, लेटर 1 को भेज दिया E2 E3 में, सही है, कहाँ पे भेज दिया? E3 में, गड़बड़ हो गया। लेटर 2 को भेज दिया E1 में, गड़बड़ हो गया, और लेटर 3 को भेज दिया इसमें। ठीक है, अब देखो जरा, लेटर 1 के पास में या तो वो E2 में जा सकता था या वो E3 में जा सकता था, इसके सिवा वो कहीं नहीं जा सकता। इसका मतलब इसके सिवा कोई और केस नहीं बन सकता, तो ये अपने आप में सेकंड केस हो गया। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ऐसे कितने केस हुए मेरे पास में? कुल मिलाकर के मेरे पास में 2 केसेस हो गए। तो इसका मतलब ये कि D3 माने डीअरेंजमेंट ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 हो गया। और अगर 4 होता तो, हाँ 4 के ऊपर भी बात करते हैं। 4 और 4 से ज्यादा केसेस के लिए इस तरह से देखना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो क्या करते हैं ना, हमारे पास में एक दूसरा तरीका है। 4 लेटर हैं, उनके 4 डायरेक्टेड एनवलप्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज दे कैन बी प्लेस्ड इफ नन ऑफ द लेटर गोज इनटू देयर ओन एनवलप्स। अब मैं दूसरे तरीके से दिखाता हूँ थ्योरेटिकली। देखो, अगर कोई मेरे से बोलता है कि टोटल वेज कितने हैं 4 लेटर को 4 एनवलप्स में डालने के, तो टोटल वेज या तो चारों राइट जाए, चारों अपने अपने एनवलप में जाए, एक तरीका, या फिर 3 राइट जाए, एक रॉन्ग जाए। मैं लेकिन बताना चाहता हूं, अगर 3 लेटर अपने अपने एनवलप में चले गए, 3 लेटर, ठीक है, अपने अपने डायरेक्टेड एनवलप में चले गए, समझ में आया आपको? अगर ये सही गया, ये सही गया, ये सही गया, तो इसके पास में कोई चॉइस नहीं है, सही जाएगा। इसका मतलब इस तरह का कोई केस नहीं होता। ओके, या फिर क्या हो सकता था, 2 लेटर सही जाएं और 2 रॉन्ग जाएं, ये पॉसिबल है। या फिर एक लेटर सही जाए और 3 रॉन्ग जाएं, है कि नहीं? और या फिर चारों रॉन्ग जाएं। चारों जिस दिन रॉन्ग जाएंगे इसे डीअरेंजमेंट ऑफ 4 कहा जाएगा। अच्छा, मतलब टोटल कबाड़ा, टोटल कबाड़ा, माने आपने एक भी जना सही नहीं किया, एक काम भी सही नहीं किया। अब कैसे होगा जरा देखो, 4 लेटर्स को 4 एनवलप में डालने के टोटल वेज फैक्टोरियल 4, तो इधर तो लिख देते हैं फैक्टोरियल 4, राइट है, कितना लिख देते हैं? फैक्टोरियल 4। अगर मैं इसको देखा जाए, ठीक है, तो मैंने इसको लिखा फैक्टोरियल 4, समझ में आया आपको? देखो इधर लिख देते हैं फैक्टोरियल 4, हाँ ये तो अलग ही जाए जरा। तो देखो, चारों राइट जाने का एक ही तरीका है, चारों राइट जाने का एक ही तरीका है, और 3 राइट एक रॉन्ग जाने का एक भी तरीका नहीं। अच्छा, अब जरा इधर देखिएगा, 2 राइट जाएं और 2 रॉन्ग जाएं। पहले एक काम करते हैं, 4 लेटर है, 4 एनवलप है, तो पहले अपन 2 राइट किसको भेजना है? पहले 2 को, या लास्ट के 2 को, या किनारे वाले 2 को। तो अपन क्या करते हैं, 4 में से पहले 2 चुन लेते हैं, 4 में से कोई 2 चुन लेते हैं जिन्हें सही भेजने का एक ही तरीका है। ठीक है, अब 2 तो गलत भेजने ना, तो जैसे ही आपने 2 को गलत भेजा, इट इज डीअरेंजमेंट ऑफ 2 हो गया। और डीअरेंजमेंट ऑफ 2 मैंने कितना बताया था? 1 वे, तो मल्टीप्लाइड बाई 1, सही है। और माने प्लस, एक राइट भेजें और 3 रॉन्ग भेजें। देखो, एक राइट जिसे सही भेजना है, पहले तो 4 में से एक चुनो, उसको सही भेजने का तरीका एक,
और तीनों रॉन्ग भेजने का मतलब डीअरेंजमेंट ऑफ 3, और डीअरेंजमेंट ऑफ 3 इससे पहले मैंने जस्ट पहले दिखाए थे, उसके 2 केसेस बने थे। और ये कितना है? ये D4, यही तो मैं सर्च कर रहा हूँ। और ये सब मिलाकर के कितने बन जाएंगे? ये सब मिलाकर के बन जाएंगे 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 एनवेलप्स को 4 लेटर को 4 एनवेलप में डालने के तरीके फैक्टोरियल 4। और यही बात अपन को यहाँ मिलेगी, राइट है? मैं अपनी वाली खूबसूरत रेटिंग हटा देता हूँ, ठीक है? और फाइनली इट इज इतना 4C1 इंटू इतना। अब ये चीज हमारे को पता चल गई कि फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस 4C2 इंटू इतना प्लस ये, और ये इसका मतलब D4। अब एक काम करते हैं, ये अपने आप में हो गया 24, ये हो गया 1, ये हो गया 4C2 माने 6 इंटू 1 इंटू 1 बोले तो 6 सिर्फ 6 कर देते हैं, प्लस यहाँ से 4C1 मैंने 4 इंटू 2 बोले तो 8 कर देते हैं, ठीक है? और प्लस में D4 कर देते हैं। तो D4 की वैल्यू कितनी आ रही है? D4 की वैल्यू आ रही है 15 कम करते ही 9, तो D4 माने 9। हालांकि ये इसका एक तरीका है, लेकिन इस रास्ते से जाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इसकी जगह पर हमारे पास एक फार्मूला है डीअरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स का, n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है? प्लस है ना n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, जब तक नीचे n फैक्टोरियल ना आ जाए। जैसे यही क्वेश्चन अगर बाय द वे मुझसे आपने फार्मूले से कराया होता तो मैं बोलता डीअरेंजमेंट ऑफ 4, ठीक है? पहले 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 1, ठीक है? प्लस फिर 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बोले तो 2, फिर 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल बोले तो 6, फिर प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और फिर मैं आगे नहीं जाता, ठीक है? ये दोनों वैसे ही कट गए। अच्छा, ये 4 फैक्टोरियल माने 24, 24 बटा 2, 24 कॉमन ही ले लो, अंदर से रह जाएगा 1/2, ऐसे ही नहीं कैंसिल आउट करना ज्यादा आसान लग रहा है मेरे को। ये हो गया 12, ये हो गया 24 के हिसाब से 4, और ये हो गया 1, तो फाइनली मेरे पास आंसर आ रहा है 9, और यही मैंने आपको बताया। तो आप चाहें तो फार्मूले से भी कर सकते हैं। समझ में आया? बस अब मेरे को लगता है इससे ज्यादा अपन इस पे बात ना करें, बस आज के दिन पे अपन यही विराम लेते हैं, है ना? उसी खूबसूरत से संदेश के साथ में कि बहुत मेहनत करनी है, माता पिता से खूब सम्मान पाना है। अब अपन 12th में आने वाले हैं, आखिरी चैप्टर की जंग चल रही है, बस अपने को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, ध्यान रखना, बहुत फोकस होकर के काम करना है, अब ज्यादा टाइटली चीजों को समझना है, ठीक है? माता पिता से खूब सम्मान पाए, भाई बहनों से नोक झोंक प्यार व्यार चलता रहता है, ठीक है? हिंसा से दूर रहना है, मास्क अवश्य पहने,